हेलो एंड वेलकम स्मार्टियंस। आज के इस वीडियो में हम 2026 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर डिस्कस करने आए हैं। और आज मैं जिस पेपर को डिस्कशन करने आपसे आया हूं या करने जा रहा हूं, ये बेटा है 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, आई होप कि सबको मज़ा भी आएगा इसमें यहाँ पर। और बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है, उनका जो है देखा जाए तो इसमें यहाँ पर एनटीए ने अपना जो भी आंसर शीट है वो भी इसमें जो है डिक्लेयर कर ही दी है इसमें यहाँ पर। तो और कट ऑफ भी जल्दी, परसेंटाइल भी आने वाला है, आ जाएगा इसमें यहाँ पर। आप लोग भी कहीं ना कहीं आंसर सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आप में से बहुतों का जो 12th अपीयरिंग भी होगा। इस बार के पेपर में कुछ ऐसा हुआ जो जनरली कभी केमिस्ट्री के पेपर में आफ्टर कोविड नहीं हुआ अभी तक। इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था और एनालिटिकल था, जो कि बच्चों ने चीज़ समझी नहीं थी या ऐसा अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तो वीडियो लेक्चर में पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को जो अभी अप्रैल में दोबारा अपीयर होंगे या फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, प्लस उसके पहले जो सीबीएसई 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेटिव मोड में प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सलाह तो बार बार मिलती है, पर सलाह पर काम करने का मौका हर बार नहीं मिलता है। गलतियां बार बार हो सकती हैं, बट सिलेक्शन तो बार बार नहीं हो सकता ना बेटा इसमें यहाँ पर। तो कहने का मतलब बेटा मेरा सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने आ रहे हैं, उनको मेरी पर्सनल सलाह है कि आप लोग कैलकुलेटिव मोड में जरूर जाइएगा, एनालिटिकल मोड में जाइएगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट एनटीए ने इसमें किया है वो सीबीएसई बोर्ड भी कर सकता है। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। पिछले कई सालों से एक ट्रेंड बना था, केमिस्ट्री तो कर ले जाएंगे, बट ये मिथक इस बार बोर्ड ने एनटीए ने ब्रेक किया है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें होप सो क्लास 12th में भी रिपीट हो सकती बच्चों। तो बिना और आगे किसी मिस्टेक्स को किए मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, एक अपनी एडवाइस दूंगा कि इस बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पर और एनसीईआरटी जो डाटाबेस क्वेश्चंस हैं उनको जरूर अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसमें यहाँ पर। जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी 2026 26 शिफ्ट 1। कंसीडर 3 मेटल क्लोराइड्स XYZ। हमारे पास 3 मेटल क्लोराइड हैं, एक X है, एक Y है और एक Z है। वेयर X इज वाटर सोल्युबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वाटर सोल्युबल है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें बेटा एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा, दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा, और तीसरे नंबर पे बेटा आता है कॉपर क्लोराइड, जो कि है ये हो गए। ये जो 3 क्लोराइड्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोवेलेंट है, तो ये रूम टेम्परेचर पर आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। अब कहते हैं कि जो Y है वो क्या है हमारा, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है एट रूम टेम्परेचर, मतलब थोड़ा कम डिसॉल्व हो रहा है। तो इस कैटेगरी में हमारा बेटा क्या क्या आएगा, इस कैटेगरी में हमारा आ जाएगा इसमें यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या हमारे पास आएगा, मर्क्यूरी बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आ जाएंगे। और जो Z है वो कहते हैं कि इनसॉल्युबल है इन हॉट वाटर, इसमें ये आपका आ जाएगा PbCl2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ XYZ फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इन पेयर में से हमें XYZ का करेक्ट पेयर निकालना है। ठीक है,
तो करेक्ट पेयर अगर हम देखें तो हमको कहां मिल रहा है इसमें, यहां पर अगर हम इसमें देखें यहां पर x y एंड z, तो x से हमको क्या मिल गया यहां पर, अगर आप गौर से देखिए सभी लोग, इसमें x में हमें मिल गया कॉपर क्लोराइड, ठीक है। y में हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहां पर हमें, वाटर सोल्युबल सिल्वर क्लोराइड, और z में हमें मिल जाएगा क्या, PbCl2। मतलब ये जो हमारे पास सेट है ये कंडीशन को भली भांति फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि y जो आपका ये बेटा बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है, तो ये तो हो सकता नहीं इसमें यहां पर। दूसरा, ये तो रूम टेम्परेचर पर ही सॉल्युबल है, तो ये भी नहीं हो सकता यहां पर। और ये भी रूम टेम्परेचर पर x इन्होंने कहा सॉल्युबल है, तो AgCl होता नहीं है। तो जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है ये तो टोटली रॉन्ग है बेटा। जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि कॉपर क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर भी डिसॉल्व होता है, हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। सिल्वर क्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल होता है या स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, जबकि लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर ऑल्सो, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है बेटा यहाँ पर, ठीक है। आई होप सभी को रीजनिंग आंसर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, जिसमें एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसका इन्होंने कंप्लीट एसिटाइलेशन किया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। और इंश्योर ये किया गया कि कंप्लीट एसिटाइलेशन हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं जो प्रोडक्ट बना उसका मॉलिक्यूलर मास 290 ग्राम पर मोल है, जबकि हमें फाइंड करना है कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ ओवेज ग्रुप कितने हैं। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, इसमें यहां पर करने का तरीका क्या है। लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, जिसका मॉलिक्यूलर मास इन्होंने दिया हुआ है कितना, 122, ये गिवन है आपको, ठीक। इसको पास किया गया है किसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड में, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास बनता क्या है, अब अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसको एसिटाइलेट कर रहा है तो क्या होगा यहां पर, ये जो इतना हिस्सा है ये H के साथ क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड हटा देगा। और अगर कंप्लीट एसिटाइलेशन हुआ है तो जितने OH होंगे उतने ही क्या होंगे यहां पर, एसिटिक एनहाइड्राइड होंगे, और उतने ही बेटा क्या देखोगे, एसिटिक एसिड माइनस होगा यहां पर, ये भी फैक्ट है इसमें, ठीक है। अब आगे देखो बनेगा क्या यहां पर, CXHYO OCCH3 होल सेट, इसका मॉलिक्यूलर मास इन्होंने 290 दिया हुआ है, ये गिवन है आपको, ठीक है। करते क्या हम, लेट अस कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ एसिटो ग्रुप इस X, इसको हम टोटल X मान लेते हैं, क्योंकि जितने ये होंगे उतने ही OH हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उसका, यहां पर 42 होता है, नंबर ऑफ एसिटो ग्रुप कितने हैं, X हो गए, और ये किसने के इक्वल होगा, 290 माइनस 122, इसके इक्वल होगा। मतलब जितने OH, जितने H हटे हैं और जितने एसिटो ग्रुप एंटर हुए हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा ये इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस के इक्वल होगा बेटा। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा ये दिस, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 168/42, दैट इज 4। मतलब जो नंबर ऑफ एसिटो ग्रुप है जिसको कंप्लीटली एसिटाइलेट कर रहे हैं वो 4 है, और अगर एसिटो ग्रुप जो उसको कंप्लीट एसिटाइलेट कर रहे हैं वो 4 हैं, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप भी कितने होंगे बेटा, यहां पर 4 ही होंगे। तो इसका जो आंसर है वो बेटा ये। आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ कम्स एट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है कि दो स्टेटमेंट हैं,
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस देन इथाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही लिखा है कि जो विनाइल क्लोराइड होता है उसमें कार्बन बेटा एक तरह का कॉन्जुगेशन बनाता है एल्कीन के साथ, और वहां पर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। आप भी जानते हैं कि डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल ट्रू है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। इन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इन्होंने दिया हुआ है कुछ ऐसा हो सकता हो, इमेज आपको क्लियर ना हो, मैं यहां बना दे रहा हूं, ब्लर इमेज हो सकती है। ये है, ये मिथाइल ग्रुप इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये ET है, ये हो गया। ये इस कंपाउंड आप देखो क्या है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर ऑलरेडी मौजूद है, ये कंपाउंड बेटा हमारे पास, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ये हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, क्योंकि आप देखिए टर्शरी कार्बन है, कार्बोकेटायन, और टर्शरी कार्बोकेटायन, और अगर वो उसके कॉन्जुगेशन आ जाए तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी की फिर नहीं होती है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये SN1 रिएक्शन कैरी करेगा, और अगर ये SN1 रिएक्शन कैरी करेगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एक नहीं दो आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लीवो भी बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों 1:1 के रेशियो बनेंगे, जिसको हम रेसिमाइजेशन भी कहते हैं। और अगर रेसिमाइजेशन है तो जो भी बीम ऑफ लाइट इस प्रोडक्ट मिक्सचर या सॉल्यूशन से पास होगी उसमें किसी भी तरह का डेविएशन या डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जबकि इन्होंने कहा है कि जो लाइट है वो अपने पाथ से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, मतलब जो सॉल्यूशन बनना है यहां पर प्रोडक्ट का, वो क्या कर रहा है, वो लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये क्या है, हमारी फॉल्स है, क्योंकि डेविएशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बन तो रहे पर दोनों सेम प्रोपोर्शन में बनने, तो डेविएशन बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, और ऐसा हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, यही इसका सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। देखिए अगर क्लोज चेन कंपाउंड में आपको टॉलेंट टेस्ट देखना है तो उसके लिए जरूरी कि उसमें हेमी एसिटल ग्रुप होना बेटा बहुत जरूरी है, और अगर मैं देखूं तो इन चारों में जो हेमी एसिटल ग्रुप है वो केवल ऑप्शन सी में है, और इसके अलावा ये कहीं नहीं है बेटा, इसलिए कंपाउंड सी के अलावा कोई भी इसमें टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना इसमें यहाँ पर, ठीक है। कौन देगा कंपाउंड, केवल ऑप्शन सी, क्योंकि यहां देखिए इस कार्बन पर क्या है, एक तरफ OH ग्रुप है और ये क्या है, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ये कार्बन चेन हो गई और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो जितने भी हेमी एसिटल होते हैं उसमें एक कार्बन पर OH के साथ में एसिटॉक्सी ग्रुप जरूर होता है, एल्कोक्सी ग्रुप सॉरी, तो एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गई, अनदर कार्बन चेन है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन बाकी 4 में नहीं है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, फॉर्मूला है, नाम है विनाइल क्लोराइड। इसमें विनाइल क्लोराइड कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ए का तो 3 हो गया। फिर एल्काइल क्लोराइड, तो एल्काइल क्लोराइड तो बेटा ये हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सी में 2 हो जाता है, और ए का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। बेंजाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं, तो बेंजाइल बेटा हमारा ये हो गया, इसमें मतलब बी के लिए हो गया हमारे पास क्या है 4 है, और बचा क्या हमारे पास डी, तो डी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो गया A3 B4 C2 D1, ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये तरीका बेटा ऐसे करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा सबको यहां पर। नेक्स्ट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो देखो डाइजोनियम ग्रुप आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, कितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, एल्कोक्सी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो बेटा ए की होगी, इससे कम किसकी है, ये एच एन न्यूट्रल ग्रुप होता है, इफेक्ट होता है, नहीं देता है नहीं लेता है, तो सी हो गया इससे कम। अब जो NO2 है और जो CN है ये डेफिशिएंट और विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं यहां पर इसमें,
तो अगर ऐसा है तो इसमें भी सबसे कम कौन होगा हमारा, पहले देख लेते ए सी है कहाँ यहाँ पर, तो ए सी हमारा यहाँ मिला और तो कहीं ऑप्शन में नहीं, हमें देखने की वैसे भी जरूरत नहीं, फिर भी इसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो विड्रॉइंग एबिलिटी किसी में है तो वो बी में है। तो करेक्ट जो ऑर्डर होगा बेटा यहाँ पर वो है BDCA, मतलब मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बी है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स ए है। तो ये आंसर आपको अगर कहीं मिल रहा है तो वो ऑप्शन ए में मिल रहा है और यही बेटा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट 57 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। इसमें यहां पर क्या है, पहला क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये। अगर आप NF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये NF3 है और ये NH3 है। ये हो गया, इसमें इसका डाइपोल तो इधर रहेगा पर बाकी तीन का डाइपोल क्या है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा नेट में, क्या होगा, इन तीनों का डाइपोल जो होगा n सिंगल बॉन्ड f का ऐड होकर लोन पेयर के डाइपोल से कैंसिल हो जाएगा बीइंग वेक्टर आइडेंटिटी, जबकि इसमें चारों बेटा सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा डाइपोल जो होगा वो इसका होगा। तो आप देखोगे यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर कि NF3 का डाइपोल NH3 से ज्यादा है, बिल्कुल गलत है बेटा। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है BeS2, बिल्कुल सही लिखा है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, इक्वल और अपोजिट डाइपोल बनेंगे इसमें, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो नेट में डाइपोल शून्य हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम होगी, दोनों ही हेटेरोटॉमिक से कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसके यहाँ पर। ठीक है, और दोनों का इलेक्ट्रॉन भी सेम है तो ये भी सही है। फॉर्मल चार्ज ऑन सेंटर O, ओजोन, बिल्कुल गलत है। ओजोन में सेंटर ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है +1 का होता है, बिल्कुल गलत है। NO2 सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, बिल्कुल गलत है। NO2 ऑक्टेट रूल को डिसओबे करता है बेटा। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी और सी है, और बी और सी बेटा हमारा आता है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स उस कोलिजन थ्योरी का है। इन्होंने कहा है A to D एंडोथर्मिक, A से B इन्होंने डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडो है, और बाकी अगर नेगेटिव तो ये एक्सो है। हमें ये ग्राफ चेक करना है। अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए बेटा। देखो यहाँ पर इसका मतलब C की एनर्जी B से कम, B की एनर्जी C से कम होनी चाहिए, सॉरी C की एनर्जी B से कम होनी चाहिए और D की एनर्जी दोनों से कम होनी चाहिए। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा हमें दिख रहेगा बेटा ये सेकंड वाले ग्राफ में। आप देखिए ये B की एनर्जी है, ये C की एनर्जी है और ये D की एनर्जी। तो सबसे कम एग्जिस्टिंग एनर्जी अगर किसी में दिख रही होगी तो वो D में दिख रही होगी, और सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं दिख रही होगी तो वो इसमें दिख रही होगी। ठीक है, एक मिनट। तो सही आंसर बेटा जो है वो सेकंड है इसका, ग्राफ 2। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ये तो 58 था हमारा, अब आते हैं 59। कहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर बाय 10 किलोजूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है विद कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन है कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर के का फॉर्मूला आर्हेनियस इक्वेशन यूज करेंगे, -EA/RT होता है बेटा इसमें यहाँ पर। तो ये EA1 हो गया, ये विद कैटलिस्ट हो गया, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सीधे डायरेक्ट करूं इसमें यहां पर बेटा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा log K1/K2 इज इक्वल टू डेल्टा EA/RT, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। आप इसको अगर लॉग लेके माइनस करोगे यही चीज बनेगी इसमें। डेल्टा EA आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, R की वैल्यू 0.082 होती है, टेम्परेचर होता है कितना हमारे पास 300, ये हो जाएगा। और इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आएगा कितना 1.74। ये इसका आंसर है बेटा इसमें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फाइंड करना है इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज स्टेटमेंट 1 में बात कर लेते हैं। इसमें V2O5 जो होता है बेटा, इसमें 0 अनपेयरिंग होती है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 अनपेयरिंग है, और 0 अनपेयरिंग है तो ये डाईमैग्नेटिक होगा। और बाकी जो बचे हमारे पास 4 बचे, इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट फ्लोरीन वीक फील्ड होता है सभी में, इसमें यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो FeCN3+ की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, FeCN6 अनपेयरिंग की बात करते हैं। अनपेयरिंग हमारी जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसमें, यहाँ पर 1 बचेगी, अनपेयरिंग 1 हो जाएगी हमारी इसमें। और बात करते हैं COF6 एंड TiF6 ठीक है। तो इसमें अनपेयरिंग है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों, इनमें भी है कोबाल्ट F6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पर कोबाल्ट की +3 है, इसकी भी +3 होगी, तो दोनों में बेटा अनपेयरिंग है। बोथ आर कैरिंग अनपेयरिंग इज अनइक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो टोटल नंबर ऑफ आयन दैट आर कैरिंग अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज 3। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 में। इन्होंने कहा है कि सभी में इन चारों कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा चेक कर लेते हैं। ये SFL है, ऑक्सीडेशन नंबर आएगी कितनी, +2। यहां पर ये SFL है, ऑक्सीडेशन में +3 आएगी। ये WFL है, ये +2 आएगी। और ये क्या है, WFL है, ये +3 आएगी। ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर तो Fe2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है बेटा, वो बनती है 3D6। तो और ये SFL है तो पेयरिंग हो जाएगी, यहां पर अनपेयरिंग 0 है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी 3D5 बनेगी आयरन की, और SFL है तो यहां अनपेयरिंग 1 होगी। वाटर वीक फील्ड लिगेंड मैंने पहले कहा है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3D6 बनेगी। ठीक है। और जैसे लिगेंड मेटल एटम को हिट करेगा तो यहां पर पुल बैक होगा नहीं, तो यहां भी अनपेयरिंग मौजूद रहेगी। यहां अनपेयरिंग 4 है टोटल। ठीक है। और इसकी बात करते हैं, यहां पर अनपेयरिंग 5 है। तो सबसे ज्यादा अनपेयरिंग क्या है, इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सही है, तो इसमें अनपेयर 5 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 0, बिल्कुल सही ऑर्डर बेटा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट जो हमारा 2 है वो भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी, 4 एल्कीन दी गई है। पहली है ब्यूट-2-ईन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें होगी किसकी, ब्यूट-2-ईन की, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी होगी सेकंड की, थर्ड की होगी दूसरे नंबर बेटा, क्योंकि एक तरफ 2 अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ एक ही है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, स्टेबिलिटी किसकी होगी, दूसरे और चौथे में तो देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बना हुआ है, बट ज्योमेट्री डिफरेंट है। पहला वाला जो सेकंड है ये ट्रांस ज्योमेट्री है, और फोर्थ वाला जो है वो सिस है। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन देखना नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप यहां पर क्या देखोगे, सिस और ट्रांस। आप भी जानते हैं ट्रांस की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और जो सिस की होती है वो कम होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो ये अरेंजमेंट हमको मिल रहा है कहां पर, 1, 3, 2, 4 ये। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 62 पर आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस पूछा है। अगर आप इसमें सोडियम ऐड करेंगे तो यहां पर बेटा जो गैस बनेगी X हाइड्रोजन है, और कार्बोक्सिल ग्रुप में अगर आप बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट ऐड करेंगे तो गैस बनेगी CO2। तो X हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होगा, Y CO2 है, मॉलिक्यूलर मास 44 होगा, टोटल सम बेटा 46 आएगा। सो आंसर इज नाउ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर स्टेटमेंट 1, इन्होंने कहा ये sp3d2 है। पहली चीज तो कार्बोनेट WFL होता है, वीक फील्ड लिगेंड है ये।
दूसरे नंबर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 होगी। तीसरे नंबर पर इसकी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, या तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये sp3d2 होगी बेटा, तो सही है, सही लिखा हुआ है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। कोबाल्ट 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा विद लिगेंड ये बनेगा बेटा 3d6, ठीक है। और इसमें अनपेयरिंग जो होगी बेटा वो होगी 4, तो डाइपोल मोमेंट जो इसका आएगा ये होगा 4√4+2 मतलब 24, और 24 लगभग 4.9 होता है बेटा, सही लिखा है ये। स्टेटमेंट 2 में आते हैं, इसकी बात करते हैं। ये +2 है, ये SFL है, ये +2 है, ये WFL है, ये +3 है, ये WFL है, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, DSP2 आएगी। और DSP2 पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल सही लिखा है। इसमें बेटा जो ज्योमेट्री बनेगी 2+ है तो ये 3D, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D5 होगी। दूसरा ज्योमेट्री इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, और इस पे ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। और तीसरे वाले पे ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसमें बात कर लेते हैं। यहां पर +6 है तो ये बनेगा हमारे पास 3d6 और sp3d2 बनेगा, और ये ऑक्टाहेड्रल होगी बेटा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डाइपोल चेक कर लेते हैं। इसमें लोन पेयर बेटा हमारे पास कितने हैं, 0 होंगे, सॉरी अनपेयर 0 हैं क्योंकि SFL है, तो डाइपोल 0 होगा। दूसरे वाले में बात करें, इसमें अनपेयरिंग जो होगी वो आपकी 5 होगी, यहां पर अनपेयरिंग 5 है MnBr4- में, तो अगर 5 है तो ये हमारे पास लगभग 5.96 आएगा, और इसमें 4. ये भी बिल्कुल सही है बेटा। इसमें मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई हैं, और इस तरह आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 64 पे आते हैं, मैच करना है। सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन है तो W 0 हो जाएगा, मतलब B का 1 होना चाहिए। B का 1 कहां पर है, तो ये दोनों तो आउट ऑफ सीन हो चुके, मत देखिए इसको। इसके बाद इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। यहां पर क्लियर, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल से ज्यादा हो जाएगा, मतलब C में 3 होना चाहिए, A में 1 है और C में सॉरी B में 1 है, B1 C3, ठीक है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये हो गया फॉर्मूला। A2 कहां है चेक कर लेते हैं यहां पर। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन बेटा हमें इसे मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज नाउ ऑप्शन नंबर 3। डेटाबेस क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। IF3 है, आयोडीन 3 फ्लोरीन से कंबाइंड हो रहा। आयोडीन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ये बनेगी हमारे पास नोबल गैस NH2NP5। अब अगर ये 3 फ्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है, मतलब है कि इसके बाद 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहां से एक पेयर ब्रेक होकर एक्साइटेड में जाएगा, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp3d बिल्कुल सही है। यहां 5 फ्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है, मतलब कि 2 लोन पेयर जो होंगे वो बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होंगे, मतलब टोटल 5 sp3d2 बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। 7 फ्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है, 7 अनपेयरिंग होनी चाहिए, मतलब 3 पेयर एक्साइट होकर अनपेयर्ड में बैक एंड डी में जाएंगे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 बिल्कुल सही बना बेटा ये। तो ये तीनों तुम्हारे बिल्कुल सही है। इसकी बात करते हैं, इसकी जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 आएगी, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहां पर ये बनेगी नियॉन 3s2 3p5। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका होगा वो तो इसके O- से कंबाइंड होगा, ठीक है, और बाकी जो 3 पेयर लोन पेयर हैं वो बेटा O से शेयर्ड होंगे। तो इस तरीके से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगी। और अगर हम देखें तो जो सही है वो कौन से है इसमें, यहां पर ABC, और ABC बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 66 पर आते हैं, कहते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर। तो पहले की बात करें, यहां पर होता क्या है, ये पोटेशियम हो गया, इसके पहले सोडियम होता वो दिया नहीं है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के ऊपर बोरॉन है। तो आप भी जानते हो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है,
और बॉटम टू टॉप डिक्रीज होता है। तो सबसे कम मेटालिक कौन है? बोरॉन है, बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा पोटेशियम है, बिल्कुल सही है। दूसरा मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही अरेंजमेंट बेटा ये दिया हुआ है। फिर कहते हैं एटॉमिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस, सही है गलत है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसका जो एटम की रेडियस है इन्होंने कहा आयनिक रेडियस से बड़ी होती, जरूरी नहीं है। अगर एटम केटाइन बना रहा है तो उसकी रेडियस पेरेंट एटम से छोटी होगी, अगर एनाइन बना रहा है तो ही वो बड़ी होगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है बेटा, ठीक है? तो सही आंसर क्या होगा? 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, solution is prepared by dissolving इतने ग्राम of non electrolyte solute with molecular mass 60 and इतने of B with 1800 ml of solution at this। तो osmotic pressure find करना है। तो क्या हो जाएगा टोटल osmotic pressure? C1 plus C2 RT। तो C1 कितना आ जाएगा? पहले के लिए 0.3 है अपॉन 60 और सोल्यूशन 100 हो गया, लीटर में चेंज कर लो। इसके लिए क्या होगा? दूसरे के लिए 0.9 है, मॉलिक्यूलर मास इसका है 180, सोल्यूशन ये सेम होगा RT। ये बेटा हो जाएगा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है? तो ये क्या होगा यहाँ पर? ये डेसिमल हमारा इससे कैंसिल हो गया, ये डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया, सॉरी 1/20, और ये क्या होगा? 1/20। तो 2/20 हो जाएगा RT, ये जाएगा 1/10 RT, ठीक है? 1/10 0.1 होता है, R की वैल्यू 0.082 हो गई, टेम्परेचर 300 हो गया। इसका आंसर बेटा आएगा 2.46 एटमॉस्फेयर। करके देख लेना, इतना ही आंसर ही आएगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट 68 पर आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सभी कार्बन आयन है और सभी कार्बन आयन बेंजीन पर हैं। स्टेबिलिटी पूछी है, तो देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम कब होती है? जब उस पर रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप हो। तो डोनेटिंग ग्रुप कहां कहां पर है इसमें? एक तो डोनेटिंग ग्रुप इसमें है, सबसे ज्यादा डोनेटिंग प्रॉपर्टी किसमें? एल्कोक्सी ग्रुप में होगी। तो मोस्ट अनस्टेबल तुम्हारा थर्ड हो गया, और मोस्ट अनस्टेबल थर्ड हमारा कहां पर है? स्टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो मोस्ट अनस्टेबल हमारा थर्ड है। तो थर्ड हमारा यहां इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है? इससे कम, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फिफ्थ वाला, ये क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है, पार्शियल शिफ्टिंग करेगा अपना पेयर। तो थर्ड से ज्यादा स्टेबल फिफ्थ है, तो ये तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी? इसकी जो न्यूट्रल ग्रुप है। तो न्यूट्रल ग्रुप हमारा कौन है? बेंजीन सिर्फ C6H5 है। तो फिफ्थ से ज्यादा सेकंड हो गया, मतलब ये ऑप्शन से बाहर हो चुका है। अब या तो दूसरा सही होगा या तीसरा, इतना तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं किसमें? फर्स्ट और फोर्थ में। तो एल्डिहाइड और ब्रोमीन में बात करें तो ब्रोमीन की जो विड्रॉइंग प्रॉपर्टी होती है वो एल्डिहाइड से कम होती है बेटा। तो इससे ज्यादा 2 से ज्यादा कौन होगा? 1 होना चाहिए, और 1 बेटा यहां पर है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग एबिलिटी है वो एल्डिहाइड ग्रुप में होगी। तो ये जो फोर्थ वाला है वो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है बेटा। इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी विड्रॉइंग -I इफेक्ट पर डिपेंड करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा या माइनस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 में स्टेट ये किया गया है कि कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ X which is made by dissolving इतने मोल ऑफ दिस। एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें दिस कॉम्प्लेक्स के इतने मोल को और दिस कॉम्प्लेक्स के इतने मोल को 4 लीटर वाटर में ऐड किया गया है। तो पहला काम बेटा क्या करो, इसमें आप यहां पर मिक्सचर X में क्या करिए, दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? इन मिक्सचर X मोलैरिटी ऑफ
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4/4 मतलब 0.1 लीटर। और मोलारिटी ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा बेटा इसमें, यहां पर इस तरीके से। ठीक, ये बन गया। अब कहते हैं हमें x के 2 लीटर जो x का जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर है इसमें, यहां पर इसमें हमें क्या करना है 2 लीटर निकालना है और उसको AgNO3 में पास करना है। क्लियर है? इन्होंने कहा है व्हेन 2 लीटर ऑफ मिक्सचर x, मतलब हमने क्या किया 4 लीटर का सोल्यूशन बनाया जिसमें पहले वाले कॉम्प्लेक्स की जो मोलैरिटी वो भी इतनी है, सॉरी ये L लिखा है, गलत है, ये L नहीं होगा, सॉरी। पहले वाले कॉम्प्लेक्स की मोलैरिटी भी 0.1 है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स की मोलैरिटी भी 0.1 है। अब इन्होंने कहा है 2 लीटर ऑफ मिक्सचर x, जो 4 लीटर का आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें 2 लीटर आपने निकाल लिया और उसमें AgNO3 ऐड कर दिया। मतलब हमने इस सोल्यूशन के 2 लीटर लिए और इसमें AgNO3 ऐड कर दिया। AgNO3, तो जब आप AgNO3 ऐड करोगे तो क्या होगा, आप भी जानते हैं जो सिल्वर है वो सल्फेट के रानी किससे रिएक्ट करेगी, ब्रोमीन के साथ, ये बनेगी AgBr। ये येलो PPT होता है बेटा। और इसी मिक्सचर X के अनदर 2 लीटर को लिया गया है, ये जो PPT बनती है PPTY है, और कहते हैं रेस्ट ऑफ 2 लीटर, बट जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसी 4 लीटर के उसके भी 2 लीटर लिए गए हैं और उसमें क्या ऐड किया गया है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया गया है। तो जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो बेरियम किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन से और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बना देता है, जो कि कॉम्प्लेक्स Z हो गया। ठीक है, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो यहां पर जो पहला 2 लीटर आपने लिया कॉम्प्लेक्स X से, उसकी मोलैरिटी 0.1 है और वॉल्यूम 2 लीटर है, तो मोल कितने हो जाएंगे 0.2। तो कहने का मतलब है 0.2 मोल, ये किसके इक्वल है 0.2 मोल, और ये 0.2 मोल किसका है, ये है बेटा यहां पर पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, इसका है। और यहां से भी जो बेटा मोल आएंगे टोटल वो कितने आएंगे 0.2 मोल, और ये किसका है, ये बेटा यहां पर, ये है यहां पर पेंटाएमाइन सल्फेट, ये हो गया यहां पर। ठीक है, अब आप खुद देखो यहां पर जब आप इसके 1 मोल लोगे तो यहां 1 मोल AgBr बनेगा, तो 0.2 मोल लोगे तो AgBr 0.2 मोल बनेगा। कितना बनेगा 0.2 मोल। इसी तरह इसके 1 मोल से यहां 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट बनने, जब आप इसके 0.2 मोल लेंगे तो ये भी कितना बनेगा बेटा, इसमें ये बनेगा यहां पर इट ऑल्सो 0.2 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड, तो Z तो 0.2 मोल बन रहा है। दूसरा 0.1 मोल ऑफ Y इज फॉर्म्ड, ये तो गलत है कि Y तो बेटा 0.2 मोल बनना है। Y इज बेरियम सल्फेट, Z इज AgBr, बिल्कुल गलत है, Z बेरियम सल्फेट है, Y AgBr है। और कहते हैं 0.4 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड, तो हमारे पास बेटा अगर Z देखो 0.2 मोल है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर 4, कि हमें Z के 0.2 मोल ही बेटा फॉर्म होंगे। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है जिसमें इन्होंने W ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सॉलिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास m है, इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है।
जब ये ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होकर 640 से 600 रह जाता है। अब अगर इस एक्वा सॉल्यूशन को बॉईल करें तो ये बॉईल किसी पर करता है 375 पर, जबकि आप भी जानते हैं प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया 2 केल्विन से। आपको केबी की वैल्यू भी दी गई है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करना। पहली चीज बाई राउल्स लॉ क्या होता है आप भी जानते हैं, क्या होता है बेटा राउल्स लॉ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हो जाएगा इसमें यहां पर पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी 40, पी नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास 640, आई पता नहीं है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें इसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही बेटा फाइंड करना है क्वेश्चन, जो कि x2 है। ठीक है, दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा I इंटू केबी इंटू एम, ये हो जाएगा। डेल्टा टीबी कितना है 2 केल्विन है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 370 कितना होता है 373 होता है, और ये बेटा हो गया 375, तो 2 केल्विन से ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई पता नहीं है, केबी इन्होंने 0.52 दिया हुआ है। मोलालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलालिटी होती है वेट ऑफ सोल्यूट जो कि स्मॉल w है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि इन्होंने दे रखा है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना है, वॉल्यूम दिया 100 ml, डेंसिटी इतनी, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 100 ग्राम, और इसको हम केजी में चेंज कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हुआ 10 बचा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर I की वैल्यू आएगी 2m अपॉन 5.2 W, ये बेटा जाएगी हमारे पास इस तरीके से। अब I की इस वैल्यू को हम बेटा क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 क्या हो जाएगा इस इक्वल टू I की जगह होगा 2m अपॉन 5.2 W इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा हमारे पास, और 2 इंटू 8 होगा 2.6 हो जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा। तो यहां से वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हमारे पास जाएगा 1.3 ऊपर होगा इंटू W होगा, नीचे 8 है और ये m हो जाएगा। ये बेटा इसका आंसर आना चाहिए, और ये हमारे पास कहां है 1.8, ये है बेटा हमारे पास। इन्होंने ये ऑप्शन 2 देखो, इन्होंने क्या लिखा है 1/3/8 m अपॉन W, तो W तो ऊपर शिफ्ट होगा, तो हमारा जो आंसर बेटा आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। ये तरीका है बेटा इसे करने का। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा वेरिएबल्स ज्यादा थे तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है, ऐसा बट है नहीं इसमें। ये आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि इन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पूछा है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से, ड्यूमास मेथड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्यूमास मेथड में करना क्या होता है, जो भी वॉल्यूम आपको N2 का दिया हुआ बेटा उसे STP पे चेक करना है कि नहीं। तो पहली चीज, जो वॉल्यूम आपको N2 का दिया हुआ वो STP पर नहीं है। टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन, प्रेशर हो गया कितना 715 mm Hg, ये हो गया हमारे पास। अब STP पर आते हैं, STP पर वॉल्यूम क्या होगा V2 मान लीजिए आप, टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन, और प्रेशर क्या होगा
760 mm Hg, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहां से अप्लाई करेंगे गैस इक्वेशन। क्या होती है? P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। ये हो गया बेटा हमारे पास। P1 कितना हमारे पास 715, V1 कितना है 70, T1 कितना है 300, P2 कितना है 760, V2 कितना है बेटा पता नहीं, T2 हमारे पास 273 है। ये हो जाएगा, एक जीरो हम इससे कैंसिल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 3 इंटू 10 हो गया, 91 हो जाएगा। और तो कहीं कुछ कैंसिलेशन होना नहीं है, तो V2 हमारे पास बेटा हो जाएगा 715 इंटू 7 इंटू 91 अपॉन 7600 हो जाएगा हमारे पास बेटा। ये हो जाएगा, वॉल्यूम आ गया V2 इन ml। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमारे पास आ गया एसटीपी पर। अब हमें इसका मास फाइंड करना है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी को मास में कैसे चेंज करेंगे? यहां पर तो होता क्या है, यहां पर इसको हमें मास में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन क्या होगा यहां पर 22,400 ml इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी, ये फॉर्मूला होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? ये हो गया वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है 715, 791 अपॉन 7600। ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल होगा, 800 हो जाएगा। तो W कितना हो जाएगा 715 ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है बेटा, एक मिनट। इंटू 91 डिवाइड बाई 608, 4 बार 0, ये हमारे पास आ रहा है P1 V1 अपॉन T1। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर से इतने ml है, परसेंटेज नाइट्रोजन होगी हमारे पास। ठीक है, तो P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, ये हो गया हमारे पास। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ रहा मास जो आ रहा है इसका यहाँ पर, ये आ रहा हमारे पास 0.0749 इतना आ रहा है, 0.0749 ये आ रहा है ग्राम। ये नाइट्रोजन का मास आ गया। अब हम परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितनी, वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है 0.0749 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये बेटा आ रहा है 14.9%, 14.98, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 15% आएगा, और यही बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो ये तरीका था इसको करने का इसमें यहाँ पर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेटा आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि हमें टोटल फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले हम केस नंबर 1 पे आते हैं। जब इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन टिल ऑल द कॉपर आयंस वाज एग्जॉस्टेड
लीडिंग द डिपोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो जब 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगी, एट सेम टाइम एनोड पर ऑक्सीजन भी डिपॉजिट होगी। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, दोनों के इक्विवेलेंट मास बराबर होने चाहिए। कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये होना चाहिए। बट हम जानते हैं फैराडे लॉ क्या होता है, W/m इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन NF। तो यहां से W/m इंटू n क्या हो जाएगा, IT अपॉन F। IT अपॉन F दोनों के लिए कॉमन होगा, तो अगर IT अपॉन F दोनों के लिए कॉमन है तो वेरी क्या कर रहा है, हेंस W कॉपर इंटू N कॉपर अपॉन M कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ऑफ ऑक्सीजन इंटू N ऑफ ऑक्सीजन अपॉन M ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। कॉपर का मास कितना दिया होगा इन्होंने, 300 मिलीग्राम, -3 हो गया। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 मोल 2 मोल, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.54, ये हो जाएगा। दिस इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, कि अब हमें भाई ऑक्सीजन का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो सीधे से मोल फाइंड करके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4, तो इंटू 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो यहां से मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 4 को नीचे ले आते हैं या कैंसिल कर लेते हैं अगर हो जाए, ये हो गया, और ये 150 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो मोल ऑफ O2 हो जाएगा 150 अपॉन 63.54 इंटू 10⁻³ ये पहला फेस है। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है बेटा, 1 मिनट मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करने जा रहा हूं इसको, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2.36, ये आएगा 2.36 और ये 10⁻³ हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा बेटा इसमें, आगे कहते हैं हाउ एवर करंट ऑफ 600 मिली एम्पियर वॉज कंटिन्यूड। अब कितने एम्पियर करंट पास की जा रही, 600 मिली एम्पियर की। देन क्या होगा, इन द सेम सॉल्यूशन फॉर कितने मिनट, 28 मिनट के लिए। और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो कितना है, यहां पर 200 ml है। कितना है, 200 ml है। अब क्या किया जाए इसमें, तो हम करेंगे क्या इसमें, यहां पर वंस अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखो, वंस अगेन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, ये हो गया यहां पर। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या हो जाए, कैसे फाइंड करें इसमें, यहां पर अब हम इसको इक्वल करेंगे किसके, ये हो जाएगा यहां पर IT/F, IT/F IT/F for copper is equal to mole of O2 is equal to mole of O2 into 4, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, दिस फॉर कॉपर के लिए हो गया, दिस फॉर ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो करंट कितनी दी गई हमें, 600 मिली एम्पियर, ये हो गया। टाइम कितना है, 28 मिनट, सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। अपॉन F की वैल्यू कितनी दी गई, 96500 कूलम, ये हो गया। और इस 4 को नीचे ले आओ आप, तो ये मोल ऑफ O2 आ जाएगा, अनदर मोल ऑफ O2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा यहां सामने, ये हो जाएगा हमारे पास 600 इंटू 280 इंटू 60
इंटू 96500 इंटू 4, ये हमारे पास आ रहा बेटा इसमें 2.611 इंटू 10⁻³ ये आ गया अनदर मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो मोल ऑफ ऑक्सीजन आया ये फर्स्ट केस में आया है और ये सेकंड केस में आया है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन ये बेटा हो जाएगी 2.36 में 2.61 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 617 हो गया, 639 और 224 4.97 -3 ये मोल आ गया। क्लियर है। और हमसे क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, हमें पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। बाय कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है इसमें यहाँ पर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करोगे इसमें, यहाँ पर मोल आ ही गया बेटा हमें यहाँ पर। हमें करना क्या है, इसको यहाँ पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, हेंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्यूशन का तो टोटल वॉल्यूम 200 है पर इसमें से ऑक्सीजन कितनी डिपॉजिट होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम और ये कितना हो जाएगा 4.97 इंटू 200 ml, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा हमारे पास। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां पर, इसको अगर मैं सॉल्व 4.97 कितना है 200 ml है, सोल्यूशन है। अच्छा तो लिया गया है ना, हमें एसटीपी फाइंड करना है तो बेटा ये 22,400 ml होगा, सॉरी ये बेटा होगा हमारा, मिनट, (10⁻³ ये होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां पर 4.97 इंटू 22,400 इंटू दिस, तो ये बेटा आता है हमारे पास 1111.35 और जिसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा आएगा हमारे पास, क्या आएगा 1111। दिस इज द वे, ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा यहां पर वो क्या आएगा हमारे पास 1111 ml। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रिक सेल में कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो चीज हमेशा बेटा याद रखोगी, दोनों तरफ जो डिपोजिशन होगा उसका इक्विवेलेंट मास सेम होगा। क्यों, आप दोनों एंड पर सेम प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होंगे तो जो डिपोजिशन का इक्विवेलेंट मास होगा वो सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट हमने बेटा यूज किया है और आप भी जानते हो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा छोटे में लिखा है, पर राइटिंग साफ है, करेंगे समझ में आएगा आपको इसको। ये बेटा इसमें आई होप सभी को समझ में आया होगा इसमें यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग इसी के साथ में। ये क्वेश्चन नंबर 73, X and Y are the number of electron involved respectively during the oxidation of I-(I2) and S2-S by acidified potassium dichromate। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो सबसे पहली चीज, जब आप चाहे आप एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में चाहे आप क्या ऐड करिए, चाहे आप आयोडाइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन में कराइए या फिर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फर में कराइए,
दोनों में से कोई भी कन्वर्जन कराइए, एक चीज जरूर कॉमन होगी, और वो कॉमन क्या होगी कि जो क्रोमियम 6 है उसका कन्वर्जन क्रोमियम 3+ में ही होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर। अब अगर इसको देखो यहां पर, तो यहां भी 2 क्रोमियम है और यहां भी दूसरी तरफ भी 2 होने चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखो तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 6। अब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट का यहां भी होगा बेटा, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट का यहां भी होगा, क्योंकि मीडियम सेम है, रिएजेंट सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो यहां जो क्या पूछ रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी +6 है और इसमें भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन में +6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें या इंटरचेंज कर दें, तो दोनों का जो x + y का बेटा सम आएगा वो आएगा 12। ये तरीका है इसको करने का, इसमें बहुत कुछ करना नहीं था। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कि अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व करा रहे हैं, तो क्रोमियम 6 है इसका कन्वर्जन क्रोमियम 3+ में होता है और डाइक्रोमेट का कन्वर्जन क्रोमियम सल्फेट में होता है बेटा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का है और सॉल्ट एनालिसिस का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये कहते हैं कंसीडर 2 ग्रुप 4 मेटल X IX-2+ and Y2+, a solution containing इतने मोलर ऑफ MX2+ and इतने मोलर ऑफ MY2+ saturated with H2S। अच्छा ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आप पहली चीज, अगर आप इस सॉल्यूशन को इसके साथ सैचुरेट करें तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले चीज हमें ये देखनी पड़ेगी। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो XS बनेगा। XS ब्रेक किसमें होगा, X2+ H2-। ठीक है, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ X2+ H2-, ये हो जाएगा। बट ये पीपीटी बना रहा है, हमें पता करना है कि पीएच, इसमें से पहले पता करना है कि द पीएच एट विच द मेटल सल्फाइड YS विल फॉर्म पीपीटी, किस पीएच में पीपीटी बना रहा है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये देखो, इसमें यहां पर चेक कर लेते हैं कि पीपीटी बना कौन रहा है, इन्होंने दे रखा है, हम चेक भी कर लेते हैं। पीपीटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आईपी है ये आईपी केएसपी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आईपी केएसपी से ज्यादा है तो ही पीपीटी बनेगा इसमें यहां पर। तो XS के लिए जो इन्होंने XS की केएसपी इन्होंने दे रखी है 10⁻22। इन दोनों की चेक कर लो, इसमें यहां पर क्या हो जाएगी, अब अगर इसकी इतनी है X2S, अरे यार कैसे 4 × 10⁻16, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, -4 ये हो गया इसमें यहां पर। ठीक, YS के लिए बात कर लेते हैं। YS कैसे ब्रेक होगा, Y2+ H2-। तो यहां ये KSP1 हो गया, ये KSP2 ले लो। अगर पीपीटी बन रही है तो ये वैल्यू बेटा इससे ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए KSP2 कितना दिया हुआ YS के लिए -16, और ये कितना है YS का, ये भी होगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर। ये तो मेटल आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी, सल्फाइड आयन निकाल लो इसमें यहां पर। 1 मिनट, सल्फाइड का तो हमें नहीं दिया, ये तो इन्होंने मेटल आयन का दिया रखा है। सल्फाइड आयन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर हटेगा यहां से,
ये -2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, ये हो जाएगा हमारे पास। यही चीज़ यहाँ भी होगी बेटा, इसमें ये हो जाएगी 0.01 है, हाँ 0.01 इंटू सल्फाइड आयन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर क्लियर। अब यहां से सल्फाइड की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, दिया जाएगी 10 की पावर -22, जो कि इससे ज़्यादा है, ये है। और यहाँ सल्फाइड आयन कितना है, ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 की पावर -14। अब आप देखो यहाँ पर दोनों केस में अगर आप देखिए 1 है ये 2 है, अगर हम देखें तो दोनों केस में जो सल्फाइड की कंसेंट्रेशन है वो YS में ज्यादा है। तो अगर YS में सल्फाइड की कंसेंट्रेशन क्या है, XS से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो PPT बनाएगा वो कौन बनाएगा बेटा, YS ही बनाएगा। कौन बनाएगा यहाँ पर, YS बनाएगा। अब हम करते क्या यहाँ पर, हमने इसको ऐड किस में किया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। H2S ब्रेक किस में होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक होगी H प्लस HS-1 एंड HS-1 ब्रेक होगा बेटा किसमें, H प्लस एंड H2 माइनस। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, इसका Ka2 है और पूरे का Ka मान लीजिए। तो Ka फॉर H2S क्या हो जाएगा, Ka1 इंटू Ka2। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिख दें, अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा यहां पर, H2S इज इक्वल टू 2H प्लस सल्फर 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास। अब Ka ऑफ H2S K1 इंटू K2 और K1 इंटू K2 तुम्हें 1 इंटू 10 की पावर -21 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर S2 माइनस की पावर 1 H2S। H2S की कंसेंट्रेशन इन्होंने 0.1 दे रखी है, स्क्वायर हो गया। सल्फाइड की कंसेंट्रेशन क्या लेनी, 4 इंटू 10 की पावर -14 और H2S 0.1 हो गया बेटा यहां पर। तो यहां से हमें H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का होल ऑफ स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा, ये -14 तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना -7 बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना 4 भी नीचे आएगा तो 1/4 कर लें पहले तो हम, 0.1 ऊपर -22 हो जाएगा, हाँ ये ऊपर आया तो -22 और ये 14 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इसमें यहां पर। ठीक है, तो यहां से H प्लस कितना हो जाएगा, ये होगा 1/2 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए pH, pH क्या होती है, -log H प्लस, H प्लस हो जाएगी कितनी 1/2 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगी बेटा इसमें। और ये 1/2 माइनस 10 की पावर -4 का तो +4 हो जाएगा, और 1/2 का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -log 1/2, log 2 का तो था 0.3040। तो ये जो आंसर बेटा आएगा ये आएगा 4.30 समथिंग आएगा, जिसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा। मतलब pH at which the metal sulfide will form PPT, जिस pH पर ये YS इस H2S सॉल्यूशन में PPT बनाएगा वो pH बेटा कितनी होगी 4.3, जिसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर में 4 आएगा। आई होप कि सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, इसको देखिएगा मजा आएगा इसमें। यहाँ पर जो हमारे अप्रैल में दोबारा से जेईई एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हैं या जो नए बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जनवरी का पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। इनका डीप
एंड हेल्दी एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एक कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आता है यहाँ पर कि हाँ जो चेंजेस हुए हैं वो उससे आप अपडेट होंगे, रूबरू होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए, कमेंट लिखते रहिए और कोशिश करिए कि अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है जो कि 20th से शुरू हो रहे हैं आपके 12th के, ठीक है, उसमें सभी लोग अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद अपने नीट और जेई एग्जाम पे लग जाइए। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।